एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन रिवाइज करने वाले हैं। आई बिलीव इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डेडलीस्ट चैप्टर फॉर जेई, बट अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेशली दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट और जो बेसिक टॉर्क का पार्ट होता है, इट्स रियली सिंपल। सो विदाउट एनी अड्यू लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई आपको सबसे पहले तो रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, बट ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। मान लो कि ये मेरा एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के एक्स डिस्टेंस दूर जब एक छोटू सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब ये छोटू सा पार्टिकल एक बड़ा सा डिस्क्रीट बॉडी बन जाता है और ये रोटेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जनरली एक्सप्रेशन देखे तो कोई भी एक पॉइंट मास के लिए आई, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एक्सटेंडेड बॉडीज, जैसे कि एक आर्बिट्री शेप का कोई भी बॉडी आ गया, तो फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर। ये बेसिकली आपका कंसेप्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है वो हम लोग आगे जब एक्सिस थियरम के बारे में पढ़ेंगे तब विल गेट टू नो। नाउ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जितने भी रिजल्ट्स है ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। अगर ये टिप्स पर है तो आपका काम मतलब तुरंत हो जाएगा। दियर क्वेश्चन वुड बी पेनिस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विथ द मोस्ट कॉमन, दैट इज रिंग। रिंग का होता है आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। डिस्क के लिए आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू। होलोस्फीयर के लिए आई इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर के लिए आई इक्वल्स टू 2/5 एम आर स्क्वायर। होलो कोन के लिए आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू। सॉलिड कोन के लिए आई इक्वल्स टू 3/10 एम आर स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रॉड। रॉड के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पहला आप कौन सी एक्सिस से देख रहे हो। अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा है तो आपका आई जो है वो ml² बाई 12 के बराबर होगा। और अगर आपका जो एक्सिस है वो एंड पॉइंट पर है तो वो ml² बाई 3 के बराबर होगा। सो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर सेंटर से है तो ml²बाई 12, एंड से है तो ml²बाई 3। इसमें सिलेंडर का भी केस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट विल बी कवरिंग सिलेंडर एट द एंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सिस थियरम्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आते, बट इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सो दो टाइप की मेजर एक्सिस होती है। फर्स्ट वन इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम एंड सेकेंड वन इज द पैरेलल एक्सिस थियरम। चलिए परपेंडिकुलर को समझते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम को समझने पहले ना आपको एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए, विच इज़ कि ये जो आपका एक्सिस थियरम है ना, इट इज़ ओनली वैलिड फॉर लैमिनार बॉडीज। अगर मैं बोल दूँ कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास एक क्यूब है, तो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम नहीं लगा सकता ना। क्यों नहीं लगा सकता? ये इसका प्रूफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अभी तो इट्स अ रिविजन वीडियो, सो आई एम नॉट कवरिंग द प्रूफ, बट अगर आप कोई कोचिंग में जाते हो या कोई भी एक अच्छी बुक लोगे लाइक सेंगेज और फिजिक्स गैलेक्सी, देन यू विल गेट दिस कि क्यों लैमिनार के लिए वैलिड नहीं होता। सो इसमें होता क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक क्यों 3D के लिए वैलिड नहीं होता। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर एक लैमिनार डिस्क है। मैं कहता हूँ कि ये है मेरी, यहाँ पर है मेरी एक्स एक्सिस, यहाँ पर है मेरी ये है एक्स, ये है वाई, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं बाहर है जेड। तो अगर मुझे ये पता है तो मैं ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? मान लेते हैं इसको मैं आई जेड बोल रहा हूँ, तो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। बस इतना ही है। दूसरा जो है वो है पैरेलल एक्सिस थियरम। पैरेलल एक्सिस थियरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझते हैं कि कैसे काम करता है। मान लो कि मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसके, इसको मैं सर्कल सर्कल ही बना देता अपन अच्छे से, ठीक है। ये मेरा एक सर्कल है, इसको मैं सॉलिड स्फीयर या होलोस्फीयर या कुछ भी आप मान लो। जैसे कि होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/3 एम आर स्क्वायर। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को 2/3 एम आर स्क्वायर इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है इसके अबाउट पता है। बट अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई यहाँ से आर डिस्टेंस दूर, यानी कि टेंजेंट पर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे को पता है कि सेंटर के अबाउट जो मेरा आई है वो है 2/3 एम आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ से कितना शिफ्ट हो रहा हूँ, आर डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर मेरे को कोई भी, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूँ सी, तो अगर मेरे को आई सी निकालना है, या तो मैं डी कह देता हूँ ताकि सी सेंटर के लिए कह सके, अगर मेरे को आई डी निकालना है तो ये होगा आई सी विच इज़ आई अबाउट सेंटर प्लस एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आर सेंटर से जिस पॉइंट तक अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पर डी तक फाइंड करना है, तो ये वो आर होगा। बस इतना सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर 2/3 एम आर स्क्वायर है प्लस एम आर स्क्वायर, काफ़ी बेसिक सा चीज़ है, आई बिलीव ये सबको पता ही होगा, बट स्टिल आई एम कवरिंग दिस इन द वीडियो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये था अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बात करते हैं कि भाई कंसेप्ट ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल टॉपिक है ये कहता है कि इट मीन्स दैट वेरिएशन इन मास एंड डायमेंशन विल ब्रिंग नो चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं कि ये जो है ना, ये एक स्फीयर है, ये मेरा एक स्फीयर है। मैं कहता हूँ इसका मास m है और रेडियस r है। अब मैंने क्या किया कि ये जो स्फीयर है उसका मास कांस्टेंट रख के उसको एक ऐसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से काट दिया, और यहाँ पर अब ये मेरा कुछ इस हिसाब से बन गया है। ठीक है, मैंने इस स्फीयर को काट दिया है। तो अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट काटा है और इसका मास अभी भी m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिल 2/3 एम आर स्क्वायर ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट शेप। अगर मैंने इसको ऐसे मतलब इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस के अबाउट काट दिया होता, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो भी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/3 एम आर स्क्वायर ही रहता। तो एक मास डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट रहता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी ही चेंज होगा जब आप मास में कोई चेंज ला रहे हो। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इस मतलब स्लैंट में कट कर दिया, वर्टिकली कट कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, मेरा आई पर कोई ही डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा कि अपन लोग को है ना ये पता रहता है कि ये एक अपना रॉड है और रॉड के सेंटर के अबाउट ml/12 होता है। अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट रॉड्स कुछ इस हिसाब से अलाइन कर दूँ, जैसे कि ये रॉड 1 है, ये रॉड 2 है, ये रॉड 3 है, अप टू n रॉड्स में अगर अरेंज कर दूँ, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा सेंटर के अबाउट, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस ml/12 ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट केसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि अपना न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन। नहीं, उससे पहले विल कन्वर्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी। हाँ, तो ये टॉपिक जो है इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस के लिए आपको है ना सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो कि आपको इसमें मास प्रोपोर्शन का रेशियो लेना है। आप मास प्रोपोर्शन का रेशियो कैसे लोगे? एरिया से। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि मैंने यहाँ पर एक डिस्क है, ये डिस्क है मेरी। अब मैंने डिस्क में से एक छोटा सा मास एक डिस्क रिमूव कर दिया, ठीक है, जिसका मास मैं m1 कह रहा हूँ। अब मेरे को वो पहले तो m1 फाइंड करना पड़ेगा। तो m1 मैं कैसे फाइंड करूँगा? मेरे को ये पता है कि ये जो मैंने डिस्क निकाली है उसका रेडियस r/2 है। तो मैंने क्या किया कि एरिया के मदद से, यानी कि पाई आर स्क्वायर में से πr²/4 हटाकर यहाँ पर मैंने m1 फाइंड किया। आप ये पूरी मेथड को समझोगे, मैं पूरा कवर नहीं कर रहा बिकॉज वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट इफ़ यू रीड दिस पेशेंटली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने एरिया को प्रोपोर्शनेट करके मास निकाला है, विच इज़ m/4। फिर मैंने क्या किया है, मतलब ये क्वेश्चन में तो मैंने एक एड ऑन भी किया है कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मास रखा भी था। अगर आप इस छोटे से वो मैंने मतलब मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना था इसलिए रखा था, बट यू कैन इवन लीव दिस पार्ट। बट आप सिर्फ इतने पे फोकस करो कि आपके पास एक डिस्क है, उस डिस्क में से आपने एक और छोटी सी डिस्क हटा दी, तो आपको एरिया और मास का रिलेशन लेना पड़ेगा। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर ब्रीफ में समझना है तो आपने रिंग ली, छोटा सा मास हटाया, उसका आपने मास कैलकुलेट किया एरिया के मेथड से। अब आपको मास वो छोटा सा मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है, फिर इस छोटे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालना है। बट इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपको ये सब चीज़ें अलॉन्ग दी एक्सिस करनी है। ये एक्सिस के अबाउट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसका तो ये इस एक्सिस के अबाउट आया, तो मेरे को इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर एक सेंट्रल एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस पर शिफ्ट करना होगा। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है ये। जैसे कि अपने को पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जब हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था तो वो कहता है कि एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ पर भी कुछ है जिसको हम लोग फर्दर एम ए भी कहते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट, बट डी पी बाई डी टी इज़ दी जनरल थिंग। तो यहाँ पर भी यही है कि समीशन ऑफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इससे आपने देखा होगा कि आपके बहुत क्वेश्चंस बनेंगे कि समीशन ऑफ नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और अगर आप इन जनरल देखो तो टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर। तो इसके लिए आपको जब भी इसका क्वेश्चन आए ना तो आपको एक जनरल रोड मैप फॉलो करना है। क्या होता है वो रोड मैप? द फर्स्ट थिंग कि अगर भाई सबसे पहले आपको रोटेशनल इक्विलिब्रियम ढूंढना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ढूंढना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि मान लो कि आपने एक रोटेशनल की इक्वेशन लिख दी, आपने ट्रांसलेशनल की इक्वेशन लिख दी। अब दोनों में से आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, दो अननोन, दो इक्वेशन, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। आई गेस ये तो काफ़ी सिंपल रहता है। बस जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो यही है कि आपको कैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की रोटेशनल इक्वेशन और ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखनी है। ये तो सिंपल होता है, ट्रांसलेशनल इज सिंपल, बट रोटेशनल इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। बट अगर आप ठीक से लिखोगे ना तो वो पूरा इसी कंसेप्ट के अबाउट है, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा के अबाउट। ठीक है, बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना उसके अबाउट कोई भी मोशन नहीं होता, नो मोशन ऑफ अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया भाई, समझ में नहीं आया, तो ठीक से समझते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा ना दैट वुड बी ज़ीरो, और इसी के साथ आपका जो ओमेगा होगा, ओमेगा वुड बी ऑल्सो बी जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, ओमेगा का वेलोसिटी जीरो है, तो भाई इसका कंडीशन क्या है? तो इसका कंडीशन ये है कि आपके बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो ये आपका मेजर कंडीशन रहता है। नेक्स्ट आते हैं, इससे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सिंपल सा भी टॉपिक है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। क्या है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन? टेक्निकली चलो इसको ऐसे समझते हैं कि ये तो अपन सबको पता होता है कि भाई ट्रांसलेशनल में मैं टी के ही लिख रहा हूँ। इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, सबको पता है, बेसिक सा चीज़ है। अभी एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई रोटेशनल में तो हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों अलग है? नहीं, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? अगर मैं ये हाफ एम वी स्क्वायर में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँ और आर स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो ये हाफ एम आर स्क्वायर तो आई हो जाएगा, हाफ एज इट इज़ एम आर स्क्वायर आई, और वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्या होता है? वी बाय आर, ये सबको पता ही होगा। तो ये दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है, एक बस ये इतना डिफर करता है कि ये तब होता है जब आपका कोई एक जब आपका कोई एक ये मास एम या तो कोई भी एक बॉडी ट्रांसलेशनली मतलब अपने एक्सिस को छोड़े बिना मूव करता है, और ये आई ओमेगा स्क्वायर तब होता है जब एक बॉडी अपने एक्सिस को छोड़कर एक अलग एक्सिस में जाता है, मतलब एक ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन करता है। नोट कि इफ यू हैव अ बॉडी विच इज ट्रांसलेटिंग एंड रोटेटिंग ओनली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। याद रखना है कि कोई भी एक आर्बिटरी बॉडी के लिए आपको जो वेलोसिटी है वो हमेशा अबाउट सेंटर ऑफ मास ही लेनी है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टॉपिक नंबर 9 विच इज वर्क ड्यू टू टॉर्क। वर्क ड्यू टू टॉर्क क्या कहता है? ये कहता है कि वर्क डन इक्वल्स टू टाउ इनटू डेल्टा थीटा। यहाँ पर टाउ क्या है? दैट इज अपना टॉर्क, एंड डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अगर टेक्निकली देखें तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि जो वर्क होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डॉट डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और अगर आपको टाउ और थीटा का ग्राफ दिया है देन एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व, दैट इज योर वर्क डन। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जनरली देखें तो इसको डिनोट करते हैं एल से, एल वेक्टर से, एंड एल इक्वल्स टू एम वी डी। यहाँ जहाँ पर एम इज मास, वी इज वेलोसिटी एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। इन जनरल ये एल इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा से भी हम लोग शो करते हैं, विच इज एल इज आर क्रॉस पी। यहाँ पर पी जो है आपका मोमेंटम वेक्टर है, आर जो है वो रेडियस वेक्टर है। जैसे कि इसको आप देखोगे, इसको आप थंब से चेक करना, इसका जो डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं ना, आपका इसके लिए डायरेक्शन आता है फ्रॉम दी राइट हैंड थंब रूल, ये आपको पता होना चाहिए।
जैसे कि इसके लिए आप देखोगे ना तो एक इन्वर्टेड कोन जैसा आपका पूरा डायरेक्शन आएगा। आप जैसे कि यहाँ पर उंगली रखो और यहाँ पर आपका हैंड रखो, राइट हैंड थंब रूल से आपको इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर की तरफ, पीछे से इस तरफ, यहाँ से इस तरफ आप देखोगे ना तो पूरा आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड कोन, मतलब एक कोन दिखाई देगा। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो अपना जो एंगुलर मोमेंटम होता है एल, इसको हम लोग आई ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में। क्या कहता है ये कहता है कि जो टाउ है ना वो डी एल बाई डी टी होता है। इफ़ टाउ नेट इज ज़ीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मतलब कि जब भी आपका टॉर्क जो है वो ज़ीरो रहता है कोई भी पॉइंट के अबाउट, तो उस पॉइंट पर आप एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो। जैसे कि अपन ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, मतलब ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है बट अर्ली मैकेनिक्स में पढ़ा था कि जिस पॉइंट के अबाउट आपका फोर्स ज़ीरो रहता है आप वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हो। तो इसमें द थिंग कम्स इज दैट एट दैट पॉइंट वेयर द एक्सटर्नल टॉर्क, internal and external torque is zero, at that point you can conserve the angular momentum. तो if tau net is zero you can conserve the angular momentum is conserved. तो tau dot dt is यहाँ पर डेल्टा एल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tau dot dt, इसको अपन एंगुलर इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका इम्पल्स रहता है एंगुलर इम्पल्स इक्वेशन, जो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में यूज़ पड़ेगा, विच इज़ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस टाउ इंटू डेल्टा थीटा इक्वल्स टू एल फाइनल, विच इज़ द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा सा टफ, विच इज़ रोलिंग मोशन। तो क्या कहता है रोलिंग मोशन, आइए समझते हैं। रोलिंग कहता है कि इफ़ बॉटम पॉइंट एट रेस्ट देन इट इज़ नोन एज प्योर रोलिंग, इफ़ बॉटम पॉइंट स्लाइड्स इट इज़ नोन एज रोलिंग विथ स्लिपिंग। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये जो है मेरा एक सरफेस है, यहाँ पर ये जो है मेरा एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर मान लेते हैं ये मेरा एक बॉल है। अब ये बॉल जब जब इस मतलब इसको मैं रफ मान रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, एफ मैंने लगाया है, तो इसके मोशन, ये एफ जो मोशन बॉल की टेंडेंसी होगी वो इस तरफ ले जाने की होगी, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पर ये सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। तो जब आपका प्योर रोलिंग हो रहा होगा ना तब आपका ये पॉइंट स्टेशनरी होगा। आपने कभी कभी कोई इमेजेस में देखा भी होगा कि क्या होता है कि जब भी साइकिल का टायर घूम रहा होता है ना, तो जब भी आप एक शार्प इमेज लोगे ना तो आपको ये नोटिस में आएगा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना उसका इमेज एकदम स्टेडी और क्लियर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जो पॉइंट है वो प्योर रोलिंग फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ये स्मूथ हो जाएगा, अगर ये स्मूथ हो जाएगा तो क्या होगा कि ये फ्रिक्शन वाला पार्ट तो पूरा हट गया, तो फ्रिक्शन अब नहीं लग रहा, तो अब सिर्फ आगे की तरफ फोर्स है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट स्लिपिंग करेगा, मतलब स्लिप करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्योर रोलिंग के लिए जो कंडीशन रहता है वो कंडीशन रहता है कि जो V है, V मतलब कि बॉटम मोस्ट पॉइंट, जो ये हमने ये पढ़ा ना, इस पॉइंट के अबाउट जो V है वो अगर एक सेकेंड, हाँ, वो अगर आर ओमेगा के इक्विवेलेंट हुआ तो आपका प्योर रोलिंग करेगा। और रोलिंग विथ स्लिपिंग तब होगा जब V जो है वो आर ओमेगा के बराबर नहीं है। तो भाई अगर V ग्रेटर देन आर ओमेगा है तो फ्रिक्शन एक्स पीछे की तरफ, सीधी सी बात है भाई, ये तो कंसेप्चुअली आप समझ लो। V इज लेस देन आर ओमेगा तो फ्रिक्शन एक्स फॉरवर्ड्स। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? वो आपके मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। तो अगर V ज़्यादा है, मतलब वो आगे की तरफ रोटेट करवाना चाह रहा है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अगर वो पीछे की तरफ रोटेट करवाना चाह रहा है विच मीन्स V इज लेस देन आर ओमेगा, तो भाई फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंडीशन क्या है प्योर रोलिंग की? कंडीशन ये है कि इसी से टॉपलिंग का भी केस आता है, मतलब इसके जैसा है टॉपलिंग का केस, इसी से नहीं आता। तो बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सॉलिड स्फीयर मान लिया है, तो यहाँ पर इसको ये अगर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर एक फोर्स है जो इसके अलॉन्ग लग रहा है और इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ है और ये स्मूथ है। तो जो हाइट से मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो एच मेरे को निकालनी पड़ेगी, वो एच का वैल्यू आता है 2r/5। यहाँ पर 2r/5 मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉलिड स्फीयर कंसिडर किया है। आपको याद रखने के लिए क्या करना है, फॉर प्योर रोलिंग आपको इन जनरल H इक्वल्स टू KR होता है। अब K क्या है?
के वो कांस्टेंट है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले आता है। जैसे कि डिस्क के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर 1/2 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर के 1/2 हो जाएगा। फिर कोन के लिए जैसे कि 3/10 एम आर स्क्वायर लिखते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है। के इज द कांस्टेंट दैट कम्स इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैंने एक मिसलिनियस पॉइंट जो मैंने बोला था कि हम लोग सिलेंडर को अलग से कवर करेंगे, तो सिलेंडर के लिए दो चीज़ें होती है। ये इसको अभी छोड़ो, पहले बेसिक समझते हैं कि ये आपका एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अगर इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो होता है mr²/2 ही। नॉर्मल जो भी आपके हॉलो के अबाउट होता है ना, वही सिंपल सा mr²/2। बट अगर इसको मैं आड़ा गिरा दूँ, बाय आड़ा आई मीन कि अगर आपका सिलेंडर कुछ इस हिसाब से है, इस हिसाब से, और इसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट अगर कोई एक्सिस है, अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूँ तो इसका जो आई है वो आएगा ml²/12 प्लस mr²/4, जहाँ पर l जो है वो इसका लेंथ है, ये जो है ये आपका l है, और r जो है वो इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट है जो याद रखना है। एक और छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट इज पावर इन रोटेशनल मोशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, जैसे कि हमने एनएलएम में और वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, पावर जो होता है, पावर को हम लोग कैसे लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, लिखता है कि नहीं। इसमें भी वही करेंगे, इसमें हम लोग बस फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो वही है, पावर वेक्टर इक्वल्स टू टाउ डॉट वी, एवरेज पावर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा टी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे मिस आउट हो गए थे, दैट इज फर्स्ट वर्क एनर्जी थियोरम इन आरबीडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इससे क्या होगा कि इसके बिना कोई भी अच्छा क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सो उसके लिए आपका इसमें पूरा एक कंसेप्चुअली जाना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग इज कि बेसिक वर्क एनर्जी थियोरम का एक ही चीज़ लगता है, दैट इज कि काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑन दी बॉडी। तो भाई वर्क डन बाय फोर्स इन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल बोथ सेपरेटली, इसमें जो आपको वर्क डन कंसिडर करना है ना, थोड़ा मेसी हो गया है, हाँ, इसमें जो आप वर्क डन कंसिडर करोगे ना, वो वर्क डन आपका ट्रांसलेशनल भी होना चाहिए प्लस रोटेशनल, या तो हाँ रोटेशनल भी होना चाहिए, दोनों को सेपरेटली कंसिडर करना है। तो जैसे कि ये मैंने एक सरफेस लिया है, इसके अबाउट अगर मैं एक केस ले लूँ, जैसे कि ये ओमेगा से नीचे की तरफ आ रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो तो सिंपल सी बात है mg sin थीटा लगेगा, नीचे आएगा तभी ओमेगा होगा। तो इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखूँ तो ये इसका फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा इंटू एल, क्योंकि एल डिस्टेंस नीचे है, इसका लेंथ अगर मैं एल मानूँ तो वो किसके बराबर होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये पूरा एक मेथड, ये मेथड अगर आपको सीखना है ना, तो आप कोई भी अच्छी बुक उठा लो, उसके कोई भी 3-4, या तो फिर कोई अच्छे लेवल के 2022 या 2023 के PYQs ले लो, तो उसका आपको काफ़ी एक अच्छा सा जो ग्रिप आ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं एडिंग बॉडीज टू रोटेटिंग बॉडी। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको कैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है वो भी आपको समझ में आएगा, कैसे रोटेशन का एक, मतलब अगर कोई अच्छा मॉडरेट मेंस या एडवांस कलर का क्वेश्चन बनेगा ना, तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से बने, क्योंकि हमको कोचिंग में जितने भी मेजर क्वेश्चंस करवाए ना, वो सारे यहीं से अच्छे खासे लेवल के आते हैं। सो इसमें क्या होता है कि मान लो कि आपका एक ऐसा एक सर्कुलर सा पूरा ट्रैक है, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 से। अब उन्होंने ऐसा बोला कि एक छोटू सा मास जो है, दूसरा कलर लेते हैं, एक छोटू सा मास इसके ऊपर से आया, और अब ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है। तो भाई अब देखो, इस छोटू से मास के कारण आपके बॉडी में नेट टॉर्क पे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो हमने पहले ही सुना था कि अगर नेट टॉर्क पे डिफरेंस नहीं आ रहा है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। तो एज नो एक्सटर्नल टॉर्क प्रेजेंट, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई ओमेगा, आई क्या हो गया डिस्क के लिए हाफ mr² इंटू ओमेगा 1। फाइनल मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ओमेगा 2 जो हमको फाइंड करना है, और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ mr² प्लस mr²। हाफ mr² जो है वो डिस्क का है, और mr² जो है वो इस छोटू सा ब्लॉक का है। यहाँ से आप ओमेगा 2 फाइनल कर सकते हो।
दूसरा होता है कि ये कि भाई ये एक रॉड है वो स्टेशनरी है और यहाँ से एक मास है, इसको इसने ऐसा धक्का दिया और ये ओमेगा से इस तरफ जो है रोटेट करने लगा। तो इसके लिए आप क्या करो, MVL जो इनिशियल जो छोटू सा ब्लॉक आया उसका लिख दो वर्क डन, और फिर उसको आप ml² / 3 प्लस ml² से कर दो। ml²/3 क्यों? क्योंकि एंड पॉइंट है, और ml² किसका, इस छोटू से मास का, टाइम्स ओमेगा, तो यहाँ से भी ओमेगा मिल जाएगा। अगर एनर्जी लॉस निकालना है तो इसका इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फिर फाइनल एनर्जी निकाल लो, और वो जो है वो ½ mv² - ½ I⍵² के बराबर होगा। फ्री रॉड कोलिशंस भी इसी का पार्ट है, जिसमें क्या होता है कि एक मास है वो सीधा ही एक रॉड को जाके टकराता है। तो इस पे जो है एक तो पहले तो आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाना आना चाहिए, ताकि आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल सको, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवा दोगे, तो आपको फाइनली ओमेगा मिल जाएगा। कि इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक रॉड है, या तो कुछ भी एक सॉरी ये एक रॉड है, सिलेंडर जैसा बन गया बट समझ लो कि एक रॉड है, और यहाँ से मास m आ रहा है जो इसको यहाँ पर टकरा रहा है। अब इस टकराने के कारण ये रॉड कोई भी, चाहे कोई भी एक, मान लो कि एक ऐसा एक पाथ फॉलो कर ले, या तो फिर ये ऐसा कोई एक पाथ फॉलो कर ले, कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो ये जो फ्री रॉड कोलिजन्स हो रहे हैं ना, तो उस पर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आप जो है एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करवा दीजिए। इससे आपको इसका ये किस ओमेगा से घूम रहा है वो पता चल जाएगा। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर जेईई मेंस। बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आपको एक फास्ट रीविजिट चाहिए, वो यही है कि एंगुलर मोमेंटम, एडिंग बॉडीज, पावर, रोलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है एक्सिस थियरम एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का आ गया तो वो जो होगा वो इसके अबाउट होगा कि आपने सब्ट्रैक्शन एडिशन में कैसे चीज़ें घूमती रहती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड गाइस, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए अपलोड करता हूँ ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, एंड ताकि एक्सप्लेनेशन से टीचर्स टेल कि इफ़ यू एक्सप्लेन समथिंग देन उसको आप अच्छी तरीके से रिकॉल कर सकते हो। So that's it. So if you find any correction, do let me know in the comment section, and all the best, and thank you.